नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं अपने आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 19 जून के सवाल को, जो हमें पहले वीडियो में मिला था। पूछा गया था ये कि हाल ही में किस राज्य के 4 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 विकल्प दिए थे इसमें: बिहार, ओडिशा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, इनमें जीआई टैग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो जीआई टैग होता है इसमें कि भौगोलिक, कहे तो भौगोलिक संकेतक, जिसे जीआई टैग को बोलते हैं हिंदी में। ये एक आधिकारिक बौद्धिक संपदा चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनका संबंध किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से होता है। इन उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषता व प्रतिष्ठा कहे तो उस स्थान की भौगोलिक पहचान से जुड़ी होती है। और भारत में ये जीआई टैग का, जो कि पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, याद रखेंगे कि 1999 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, ये होती है जीआई टैग। इनमें 4 विकल्प थे, सही विकल्प हो जाएगा इसमें से झारखंड। अब झारखंड है तो झारखंड के कुछ और चीज़ों को जो कि जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, जैसे ये 4 पारंपरिक में भगया सिल्क हो गया, कुचाई सिल्क, मुंडा ज्वेलरी और बांस सिल्क। इन सभी 4 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके 19 जून के सवाल का उत्तर। अब आते हैं आज के सवाल पे। तो आज का प्रश्न है कि विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प दिए इसमें: 17 जून, 18 जून, 19 जून या फिर 20 जून को। तो विश्व सिकल दिवस की बात करें तो यह एक, पहले बात तो वंशानुगत रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त केशिकाएं, जो कोशिकाएं हशियाएं के आकार की हो जाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित होता है। ठीक है, इनमें सही विकल्प हो जाएगा 19 जून, क्योंकि 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। और ये भारत सरकार ने, जो कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बना है। तो पहले तो एनडीबी समझ लेते हैं कि एनडीबी क्या है। ठीक है, तो एनडीबी, जो कि इसका फुल नेम होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इनमें 4 विकल्प हैं: कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये जून 2026 में, जो कि उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बनने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। इसमें 5 जून को सदस्यता संबंधी दस्तावेज जमा कर आधिकारिक रूप से ये बैंक की सदस्यता प्राप्त की है इसने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एनडीबी के बारे में। तो एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए की थी। वहीं अगर इनकी बात करें, इनके स्थापना दिवस की, या स्थापित कब की गई थी, तो इसका स्थापना वर्ष है 2015। ठीक है, और वहीं स्थापना समझौता, जो कि 2014 में फोर्टालेजा ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ इसका 2015 से। और वहीं एनडीबी के मुख्यालय है, जो कि शंघाई चीन। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें अगर, तो ब्रिक्स का तो, जो ब्रिक्स है ये इसका संस्थापक सदस्य है। ब्रिक्स का पहले तो फुल नेम है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये इसके फुल नेम होते हैं ब्रिक्स के। वहीं एनडीबी के मेन उद्देश्य हैं कि सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा, जल प्रबंधन जैसी अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त देना, वहीं विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना तथा सतत विकास को समर्थन देना, ये एनडीबी के मुख्य उद्देश्य हैं। वहीं अभी हाल ही की बात है, उज्बेकिस्तान, जो कि एनडीबी का 10वां सदस्य बना है और एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश भी बना है।
जो कि उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एनडीबी क्या होती है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये सभी चीजें हमने इसमें देख ली हैं। अगला प्रश्न है कि योग पार्क पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, तो चार विकल्प हैं इसमें: स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही विकल्प हो जाएगा आयुष मंत्रालय, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के सार्वजनिक पार्कों को योग और स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करना, ताकि लोग नियमित रूप से योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। वहीं इस पोर्टल के माध्यम से पंचायतें, नगर निकाय, आरडब्ल्यूए और एनजीओ और सीएसआर के तहत कंपनियां योग पार्कों के विकास और रखरखाव में भी भाग ले सकती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले। यहाँ कुछ बातें आयुष मंत्रालय से देखते हैं उन्हें। आयुष मंत्रालय की स्थापना जो कि 9 नवंबर 2014 को हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर क्रॉस क्वेश्चन बने यहाँ से कि आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई, इनका फुल नेम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इन सभी के जो कि हम उत्तर दे सकते हैं यहाँ से। आयुष का जो कि फुल नेम है, ए से हो गया आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी मतलब योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और वहीं एच से होम्योपैथी। ठीक है, तो ये होती है इनकी फुल नेम। और अभी हाल ही में वर्तमान मंत्री में जो कि प्रताप राव जाधव हैं, और वहीं ये जो मेन चीज है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो ये 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोडेन की स्थापना किस आईआईटी में की जाएगी। कोडेन जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियर डिजाइनिंग सेंटर है, जिसे आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इन विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा आईआईटी हैदराबाद, जिसका उद्देश्य है कि भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र के लिए कुशल इंजीनियरिंग और उन्नत डिजाइन तकनीक विकसित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोडेन के बारे में। कोडेन का जो कि फुल नेम होता है कि सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइनिंग सेंटर जो आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। वहीं कोडेन के मुख्य उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुशल इंजीनियर तैयार करना और न्यूक्लियर रिएक्टरों की डिजाइन और सुरक्षा तकनीक विकसित करना, भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को समर्थन देना। इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे 3D मॉडलिंग, सिमुलेशन और डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग। ठीक है, रिजॉर्ट सिस्टम्स के सहयोग से स्थापित। वहीं अनुज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कुछ बातें थी कोडेन से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में स्थापित भारत के सबसे ऊंचे विंड टरबाइन की क्षमता कितनी है। चार विकल्प है हमारे पास: 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, 4 मेगावाट या फिर 5 मेगावाट। तो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा 5 मेगावाट, क्योंकि हाल ही में सुजलान एनर्जी ने कर्नाटक के, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पर ये हो रहा है स्थापित, तो ये कर्नाटक के विजयनगर जिले में, जो कि भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया है, जो कि इसकी क्षमता 5 मेगावाट है। और यह जो कि S175 मेगावाट मॉडल का टरबाइन है, जिसकी कुल ऊंचाई लगभग अगर देखा जाए तो 247.5 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा कि खान क्वेस्ट 2026 का आयोजन किस देश में होगा।
4 विकल्प हैं हमारे पास, नेपाल, मालदीव, मंगोलिया या फिर जापान में। तो खान क्वेस्ट ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जो शांति स्थापना अभियानों के लिए विभिन्न देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, तालमेल और परिचालन क्षमता को मजबूत करना। और यह अभ्यास जो कि मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है, तो इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से मंगोलिया। और इसमें जो कि भारतीय सेना भी भाग ले रही हैं, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षित करना और विभिन्न देशों के बीच तालमेल बढ़ाना। इस चीज को याद रखेंगे। इससे वर्ष 2026 में इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी इसमें भाग ले रही है। 23वां संस्करण याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा सिम्हा 4X4 क्या है। तो सिम्हा 4X4 ये एक आधुनिक हल्का बख्तर बंद बहुउद्देशीय सैन्य वाहन है जिसका अनावरण जून 2026 में यूरोसैट्री 2026 मतलब पेरिस फ्रांस में किया गया। तो इसलिए इनमें से सही विकल्प क्या होगा, बख्तर बंद सैन्य वाहन। इसे कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और पैरामाउंट ने मिलकर विकसित किया है, याद रखेंगे, जिसमें यह वाहन सीमा सुरक्षा, शहरी युद्ध, टोही मिशन और विशेष अभियानों में उपयोग के लिए बनाया गया है। इसमें से पूछ सकता है कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड और पैरामाउंट क्या है। आगे देख लेते हैं इन्हें भी। तो देखते हैं KSSL ये भारत फोर्स की रक्षा क्षेत्र जो कि क्षेत्र की सहायक कंपनी है जो तोप, गोला बारूद और बख्तरगंद वाहनों का निर्माण करती है। वहीं पैरामाउंट इनकी बात करें तो यह एक वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस कंपनी है जो सैन्य वाहनों और रक्षा प्रणालियों के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने देखी। इससे क्या है कि दोनों कंपनियों ने मिलकर यूरोसैट्री 2026 में सिम्हा 4X नामक नया लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल पेश किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में BCON जो कि भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क, इसे हिंदी में बोलते हैं, कि अंतर्गत जलवायु अवलोकन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। 4 विकल्प है, मसूरी, देवस्थल, नैनीताल, शिमला या फिर लेह में। ठीक है, तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान जो कि संस्थान IITM और ARIES ने देवस्थल नैनीताल में BCON के तहत जलवायु अवलोकन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। ठीक है, तो सही विकल्प क्या होगा, देवस्थल नैनीताल। यह केंद्र ग्रीन हाउस गैसों और मौसमी मापदंडों और वहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़े आंकड़ों की दीर्घकालिक निगरानी करेगा, जिससे जलवायु अनुसंधान और नीति निर्माण को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। समझते हैं BCON के बारे में। BCON ये जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत IITM जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो कि पुणे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय जलवायु निगरानी पहल है। और BCON की बात करें तो BCON क्या क्या मॉनिटर करेगा, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो ये ग्रीन हाउस गैसें, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी की नमी, वायुमंडलीय रसायन, अन्य जलवायु संबंधी मानक, इन सभी का ये मॉनिटर करेगा। वहीं BCON के उद्देश्य हैं कि जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझना, सटीक जलवायु डेटा तैयार करना, जलवायु अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सरकार को वैज्ञानिक आधार पर नीतियां बनाने में मदद करना, ये इनके उद्देश्य हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। अभी हाल ही की बात है, ये बनी है SpaceX। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से SpaceX। ये जून 2026 में जो कि एलन मस्क की कंपनी SpaceX बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है और इसने अमेजन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें
ये कंपनी ने 12 जून 2026 को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जो कि नैस्डैक में स्पेस एक्स टिकर के साथ सूचीबद्ध होकर इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में से एक लॉन्च किया। इसके बाद निवेशकों की भारी सूची के कारण कंपनी का मूल्यांकन तेजी से बढ़ रहा है और इसने, क्योंकि अमेजन एक बड़ी कंपनी है, उससे भी आगे जा रहा है। स्पेस एक्स जो कि मुख्य रूप से रॉकेट निर्माण, उपग्रह प्रक्षेपण, स्टारलिंक इंटरनेट सेवा और अंतरिक्ष मिशनों के लिए जो कि जानी जाती है, इसमें यह नासा और कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी काम करती है। वहीं स्पेसएक्स की बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं रॉकेट निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है जो कि हाल ही में आरबीआई ने रीलाथॉन 2026 अभियान किस राज्य में शुरू किया। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। 4 विकल्प हैं इसमें कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना में। तो ये शुरू किया गया है रीलाथॉन केरल में। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा केरल। केरल में रीलाथॉन अभियान शुरू किया है जो कि आरबीआई रीलाथॉन छात्रों को जो कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए ये चीज शुरू किया गया है। यह अभियान जो कि केरल के लगभग 150 कॉलेजों के छात्रों को लक्षित करता है और वहीं डिजिटल सुरक्षा को भी काफी बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, रीलाथॉन की बात करें, इन्हें समझ लेते हैं हम। तो रीलाथॉन जो कि आरबीआई रीलाथॉन 2026 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया एक विशेष जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य कॉलेजों छात्र जो कि कॉलेज के छात्रों को साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के बारे में शिक्षित करना। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ठगी होती है, फर्जी लोन ऐप हो गए, म्यूल अकाउंट हो गया, इन सभी की बचाव की जानकारी देना, युवाओं को साइबर सुरक्षा का संदेश जो कि समाज तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करना, ये इनके मेन उद्देश्य हैं। इसमें होगा क्या, देखते हैं। इसमें जो कि छात्रों को निम्न विषयों पर रील और अन्य जागरूकता सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, अवैध लोन ऐप्स, डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, एम्बेसडर, इन सभी पर। ठीक है, वहीं इसके लिए कुछ इस अभियान के तहत कुछ पुरस्कार भी दिए गए थे। ये प्रथम पुरस्कार था 75,000 का, दूसरा पुरस्कार जो कि 50,000 का था और तृतीय पुरस्कार 25,000। ये सारे पुरस्कार दिए गए थे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि पीएमजीएसवाई के तहत 2026 और 2027 में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। 4 विकल्प हैं, 20,000 किलोमीटर, 22,474 किलोमीटर, 26,474 किलोमीटर या फिर 30,000 किलोमीटर। तो इनमें से आप लोगों को सही विकल्प जो भी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।